बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, एज एक्सपेक्टेड हम तमाम लोग जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही एक्सपेक्टेड था कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को ब्रीफ किया गया था आज की सारी डेवलपमेंट्स पे, उस पर मौलाना काफ़ी गुस्से में थे और उस गुस्से का इजहार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, रीज़न एज वी ऑलवेज से कि जनाब पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटीज़ का नाम है। बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं आज की मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। वो तो आज भी एक ही चीज़ कह के गए कि हमारे वाला मुसव्वदा सौ बिस्मिल्लाह, वरना फिर अपने अपने घर, और अगर आप बदमाशी करोगे तो फिर बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज़। कल का दिन पाकिस्तान की सियासत में कैसा दिन चढ़ने जा रहा है। मेरे साथ टीम 3 मौजूद है। फैज़ान साहब हैं, वसीम मलिक साहब हैं। आज तमाम लोगों को आप पहले से देखा हुआ है। फ़हीम साहब थे, फ़हीम साहब पीछे वो बीपर दे रहे हैं, अभी वो दफ्तर के साथ बिजी हो गए। मलिक साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की टोन ऊपर जा रही थी, लेवल बढ़ रहा था, एग्रेशन बढ़ रही थी, गुस्सा बढ़ रहा था। पीटीआई ड्रैग डाउन कर रही थी, नॉर्मलाइज कर रही थी सिचुएशन को। कल का दिन कैसा होगा? कल का दिन कैसा होगा, वो अभी की जो मुलाकातें हैं, जो जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, जिस तरह चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहुँचे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में इतला है तो वो भी पहुँचे। तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जो धमकी थी, ग़ालिबन उसने काम दिखाया है, तो अब जो वो दौड़े हैं वो लगी हैं। मैं ये समझता हूँ कि चलें, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौलाना का जो कराची में कुछ मामला तय पा गए थे, और फिर आइनी अदालत जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़े ज़ोर से आई हुई थी, वो फिर आइनी बेंच पर उन्होंने इत्तफाक किया, जिसके बाद फिर गुज़श्ता रोज़ की जो खबरें इत्तफाक नहीं किया, इक्तफा किया। इत्तफाक किया, इत्तफाक नहीं किया मतलब था, इक्तफा किया वो आ गए उस पलड़े में आ गए मौलाना के। हाँ। गुज़श्ता रोज़ फिर वो आइनी बेंच को सबूतास करने की कोशिश की गई, जो इतलात हैं जाती उम्रा में जो इजलास हुआ। तो उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद आए होंगे। सवाल ये है, उन्हें भी उस मोहसिन नकवी ने भेजा होगा जिसके बारे में जनाबे जावेद साहब नहीं, जिसके बारे में जनाबे मौलाना फजलुर रहमान ने आज खुद कहा ना कि इन आइनी तरामीम के पीछे वो मोहसिन नकवी है। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस मोहसिन नकवी की इजाज़त के बगैर आए होंगे। मोहसिन नकवी। तो अब उस सारे मामले में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अब जिस तरह से ये मामलात इतने पेचीदा कर दिए गए हैं, तो मुझे तो अब ये पहले मैं इस बात पे तो राज़ी था कि मुमकिन तौर पर एक बड़ी ही शदीद किस्म की अटैम्प्ट की जाएगी आइनी तरामीम की, मंजूर होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो अब शायद मामलात उस नैज तक पहुँच गए हैं कि आइनी तरमीम शायद टेबल ही ना हो। कल इजलास का टाइम तो चेंज कर दिया गया। वो तो रोज़ इजलास भी बुलाया जाएगा। इन्होंने मरहुमा आसमा जहांगीर कहा करती थी कुछ लोगों के बारे में डफर्स। हुकूमती शख्सियात या जो इजलास बुलाने वाले, इन्होंने 14 और 15 सितंबर से भी कुछ नहीं सीखा। अब कुछ हुआ नहीं होता और आप टीवी पे खबरें चलवाते हैं कि इत्तेफाक हो गया, और कल के दिन इजलास है। हुआ आज देख लिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना आके बता रहे हैं कि हम अपने मुसव्वदे से पीछे नहीं हटेंगे। तो वो इत्तेफाक जिस कदर हुआ है वो हम सब ने देख लिया है। तो ये सेनेट के इजलास बुलाना, कौमी असम्बली के इजलास बुलाना सूरत हाल को मजीद पैनिक रखेंगे, गैर यकीनी की सूरत हाल बनाएंगे। जिस लम्हे मौलाना के बगैर इनके पास नंबर गेम पूरा हुआ, तो उसी लम्हे ये मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी तो नताइज हैं, बाद के नताइज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान बगैर किसी खबर के एक लम्हे के लिए कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान ने अगर मानना होता तो वो अब तक मान चुके होते। ठीक बात है। इस नहज पे उन्हें लाया गया कि आज उनके एक सेनेटर को अगवा कर लिया गया और वहीं से काम खराब हो गया। तो मुझे अब ये लगता है कि शायद इस मुल्क में जो इस वक्त करता धरता है वो इमरान खान साहब के हामी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी है, वो आइनी तरमीम के खिलाफ हैं। यानी इस तरह के कुछ ऐसे इकदाम भी किए जा रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा जिस कदर मुल्क में एक पैनिक की सूरत हाल थी, उमर अयूब साहब के घर छापा मारा गया। बाकी सब छोड़िए, कुछ लोगों का अगवा भी किया गया। उमर अयूब साहब उस वक्त घर में थे। सिर्फ पैनिक क्रिएट करना है ना, सिर्फ थ्रेटन करना है। तो पैनिक भी नहीं, आप खुद मुतनाज़ा बना रहे हैं चीज़ों को। हाँ ठीक है। तो जो इस वक्त ये इकदाम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो वही शायद आइनी तरमीम नहीं चाहते। उमर जट साहब, इसमें बड़ी सादा सी एक चीज़ है जो समझने की कोशिश करनी चाहिए हम सबको, कि एक तरफ आप मौलाना के तरले कर रहे हैं, बाकायदा तरले कर रहे हैं कि यार आ जाएं। मौलाना को आपने इस काम पे भी लगाया कि पीटीआई को भी साथ लेके आएँ। वही पीटीआई के सेनेटर्स, वही पीटीआई के एमएनएज, और आज फिर मौलाना के सेनेटर, मतलब स्ट्रेट वे मौलाना के सेनेटर। इसलिए स्ट्रेट वे इसलिए कह रहा हूँ कि जो जिस सेनेटर के बारे में कहा जा रहा है कि वो गायब कर दिया गया, उनकी फैमिली जब आप और मैं मौलाना के घर में थे तो तब भी मौलाना के घर के अंदर मौजूद थी। मौलाना क्या टॉलरेट करेंगे या कहेंगे बस ठीक है जी, आप ये रवैया रखिए और हम फिर भी आपके साथ चलते हैं? राय साहब, अल्लाह ना लठ नहीं आके मारदा, अल्लाह मत मार देंगे। इन्हां दी मत मारी गई।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सर जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह रिपोर्टिंग सीखे। जज़ाकुमुल्लाह ओके सर, यार चाह पिलाओ, को पराठा मंगाओ मेरा भरा। आज असल में फ़हीम भाई जो है ना, ये इनके नेटफ्लिक्स का टाइम है, नेटफ्लिक्स का, तो इनको हमने व्लॉग के लिए बिठाया हुआ है। अच्छा राय साहब, उसमें जो मौलाना साहब के साथ इन्होंने जो काम किया है ना, वो ये इनका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। मौलाना साहब के हवाले से ये कुछ और सोच समझ के बैठे हुए थे, और जो करने वाले हैं उनको बिलावल ने और बाकी लोगों ने जाके यही रिपोर्ट दी कि मौलाना साहब को हमने, हर बंदे ने जाके अपनी रुक जाए। अगर आपने ये रिपोर्ट भी दे दी कि मौलाना इज विद अस, मौलाना इज ओके, तो फिर भी आप ये क्या रिपोर्ट दे रहे हैं कि बंदे चुक लो मौलाना थे? मतलब अगर आपने ये रिपोर्ट भी दी कि मौलाना इज विद यू, तो फिर भी ये क्या तुक्का कि उन्हीं के बंदे चुक लो आप, तो वो गलत हो गया ना। मैंने आपको पहले क्या कहा कि अल्लाह मिसकैलकुलेशन हो गया। और लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मौलाना के एक सेनेटर की अभी खबर मौलाना साहब ने बताया ना कि एक को धमकी दी गई है और एक सेनेटर को उठाया गया और उनके बच्चे मौलाना साहब के घर पे थे। पीटीआई के साथ कितने अरसे से हो रहा है? हाँ, कितने अरसे से, और कितने लोगों के साथ हो चुका है? अभी थोड़ी देर पहले आदल वाजई के क्वेटा में जो उसका वो प्लाजा था, उसे बकायदा गिराने के लिए वहाँ पे क्रेनें पहुंची हुई हैं और उसको वो गिरा रही हैं। तो मुबीन जट, आपके तो उधर एरिया का आप जानते हैं, वहाँ पे वो सारे, ये कब से हो रहा है? एक दिन में तो नहीं हुआ ना। मौलाना ने एक सेनेटर के ऊपर इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इनके पास इतनी सपोर्ट, इतनी अवामी ताकत जो इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है, और ये जो क़यादत है ये वहाँ पर मफामत करके, मौलाना साहब को भी आज मफामत बतानी गई थी कि मौलाना साहब तुसी भी खोल के वहाँ पे आइन और मुसफ्दे खोल के। यार अब ये टाइम मुसफ्दों का, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਫਾਮਤ करो। किस चीज़ की मफामत? आज इन्होंने पहले तो इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी ना, मुझे उस एहतजाज की कॉल पे ये लग रहा था कि बड़ी ठंडी जी कॉल है। इसका मतलब ये कि जुम्मे नमाज के बाद दो बंदे निकलो, इमरान खान दे हक 2 नारे मारो तो वापस घर लुटो जाओ। लेकिन अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उससे एटलीस्ट जो पीटीआई के लोगों का मोराल अपनी क़यादत की वजह से डाउन था, उनको थोड़ा हौसला मिला होगा, हाँ। उसको बेहतरी मिली होगी। आपके सवाल का जवाब सारा कुछ मैंने मौलाना साहब से यही पूछा कि क्या आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान को लीड करते हुए देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहा हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। सर सारी नजरें आप देखें बंगला नंबर 7 पे, जिस दिन बंगला नंबर 7 पे रौनक लगती है उस दिन खबरों का अंबार लग जाता है। और आप देखें अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर कौन कौन पहुँच रहा है, और भी बहुत लोग जाएंगे। और मौलाना साहब ने जो बात की है, मौलाना साहब को ये लग यही रहा है कि अभी आप सुबह होने से पहले ये खबर देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के जो सेनेटर उठाए गए हैं ना, वो उसी तरह वापस आ चुके हैं। अब आगे पीटीआई वालों का इस पे यहाँ पे 3-4 चीज़ें मिक्स हुई हैं आज, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। मौलाना साहब को प्रॉपर ब्रीफ किया गया, जैन कुरैशी साहब वाली की बेगम वाला वाकया, उस पे मेंगल साहब की जो सेनेटर थी, उनकी जमात की जो सेनेटर थी, जो आज सेनेट में बोली भी है, नसीमा साहिबा, उस पर भी ब्रीफ किया गया। अब इमेजिन कीजिए कि ये 3-4 इवेंट्स एक दिन के, और मौलाना का टेम्परेचर या मौलाना की टोन कितनी टफ हो गई है, और पीटीआई ड्रैग डाउन कर रही है। ये बातें तो ज़ाहिर बात है, हमारे साथ करण जौहर मौजूद हैं प्रोडक्शन के, वो आपको बताएंगे। लेकिन ये है कि मेरी तो ये मौलाना साहब की एटलीस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, वो मौलाना साहब को ये आइडिया था कि वहाँ पर कौन कौन उनसे अब मिलने के लिए आएगा। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अनाउंसमेंट कर दिया, ताकि जो भी आए उसको ये पता हो कि मेरे साथ जो भी बात करनी है इन शराइत पर करनी है। फेयर इनफ। रिजवान भाई, व्हाट नेक्स्ट? सर अब नेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हैं चीज़ें। एक तरीक़ाकार मौलाना साहब ने अपनाया, एक पहली अटैम्प्ट हुई, उसको उन्होंने रोका, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बातचीत करें, कंसेंसस डेवलप करें, एक आइनी मुसव्वदा मुश्तरका लेके आएँ, और जो उसकी जो तजवीज़ हैं, जो तरीक़ाकार है, एक पार्लिमानी जमहूरी तरीक़ाकार है, मौलाना उसको लेके चलते 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 आखिरी हफ्ते तक उसको ले आए। और ये उनकी बेसिकली स्ट्रेटेजी भी थी। हम पिछले 6-8 हफ्तों से जो उनको ड्रैग फॉलो कर रहे हैं कि इसको लेके आखिरी बॉल तक लेके चलना है। अच्छा, और ये सब होना था अल्टीमेटली। ज़ाहिर है आपको पता है कि जिन्होंने तरमीम लानी है, उन्होंने ये नहीं देखना कि क्या अखलाकियात हैं, क्या रवायात हैं, वो तो ये एक्सपेक्टेड था। अब वो उनसे हुआ ये जैसे उमर साहब कह रहे थे कि ये मत मारी गई, कि उन्होंने वहाँ हाथ डाल दिया जहाँ उनको बहुत शदीद मुज़ाहमत
का सामना करना पड़ सकता था और जिसका सब इंतज़ार भी कर रहे थे। क्योंकि देखें पीटीआई जो है वो सड़कों पे भी निकल रही है, मुज़ाहमत भी कर रही है, लेकिन उस तरह से उनकी इस एहतजाज को, इस प्रेशर इम्पैक्ट को नहीं आ रहा था। वो नहीं को एक्सेप्ट किया जा रहा, नहीं कबूल किया जा रहा और उनके ऊपर 9 मई के बाद से वैसे ही उनके हवाले से प्रेशर था। अब ये यहाँ पे मौलाना और ये पहले दिन से यही कहा जा रहा था कि जब तक एक मुश्तरका हिकमत अमली नहीं होगी तब तक हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। और अब इस बार चूँकि ये सब होना था, ये मौलाना फजल रहमान की मीरपुर ख़ास की तकरीर आप देख लें, उससे पहले उनकी पेशावर की तकरीर देख लें, वो बार बार अपनी बात जहाँ कर रहे थे वहीं साथ ये वार्न कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई कोशिश की गई कि हमारे बग़ैर अगर इसको पार्लिमानी रवायात को, जमहूरी अक़दार को रोंद कर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम उसकी मुज़ाहमत करेंगे। मीरपुर ख़ास में तो उन्होंने बड़े शदीद अल्फाज में ये कहा कि हम गिरबानों से पकड़ के लोगों को बाहर निकालेंगे, ऐवानों से निकालेंगे। आज मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो बातें वो पहले करते थे वो उन्होंने उसको उसका अमली हमें एक झलक नज़र आई है और वो अब उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ पीटीआई के लोग या पाकिस्तान के लोग ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि मौलाना मरकज़ निगाह बने हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने से और सबका यही है कि महबूब कायद बने में इवन पीटीआई के लिए भी, और वो इसीलिए बने हुए हैं कि इस वक्त अगर पीटीआई के बाद अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है और सबसे मौसर स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान ऑर्गेनाइज्ड। मौलाना फजल रहमान की पार्लियामेंट में तो 6 सीटें हैं, वो वहाँ पे तो इनकार कर चुके हैं ऑलरेडी। उनके इनकार एक पाकिस्तान को बड़ी तबाही से, ये बड़ी तरमीम से बचा गया है। अब जो अगला मरहला है जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया है कि अगर तुमने अब बदमाशी का रास्ता अपना लिया है तो बदमाशी करना हमें आती है, और इस हवाले से जो उनकी जमात है और उनकी जमात का एक जो स्टांस है वो जो आपस में वो डिस्कशन करते हैं वो फिर बहुत ख़तरनाक है और उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं। क्या वो सिर्फ एहतजाज होगा, क्या वो एहतजाज से बढ़ के कोई चीज़ होगी? जो चीज़ भी होगी वो बड़ी शदीद होगी और वो बड़ी ख़तरनाक होगी। और हुकूमत के लिए, जिसे मौलाना फजल रहमान ने कल भी ये कहा कि जब जाती उम्रा में भी उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की जाती रही कि आप, मौलाना नहीं कन्विंस हुए, और जब बहुत ज़्यादा उनको ये कहा गया तो मौलाना ने उनको ये कहा कि अगर ये मामला आप किसी और के हाथों में खेल कर इसको सबूताज करने की कोशिश करेंगे तो फिर ना सिर्फ हम इसको बज़ोर ताकत रोकेंगे बल्कि आपकी हुकूमत को भी घर भेजेंगे। फ़हीम भाई, मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपसे चाहूँगा। रीज़न आई नो कि आपकी इलेक्शन कमीशन पे बहुत ही ज़्यादा ग्रिप है। तमाम हमारे जो इस्लामाबाद जो वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेक्शन कमीशन के जो पीट रिपोर्टर हैं, फेवरेट है ये चीफ इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा का ये वो जिस तरह वसीम मलिक वो हर फैसला वैसे ही वहाँ के फेवरेट है। फ़हीम भाई, क्या पॉसिबिलिटी है कि कल इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें भी अलॉट कर दे? नहीं, बाकी आप मौलाना पूछें और मेरे से आप पूछें इलेक्शन कमीशन। मुझे पता ना, खबर वहाँ से निकली, मैंने खबर निकालनी है। नहीं, ये वैसे ये इसका सवाल ये मोस्ट रेलेवेंट बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में ना, ये बहुत रेलेवेंट बनती है सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या आज तक इस इलेक्शन कमीशन ने आईनी कानूनी काम किया है? किया है? जुमे का दिन है, मुझे ये बताएं कि वो क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे ये बताएं। देखें, अगर तो नंबर पूरे हुकूमत ने बंदे तोड़ मोड़ के कर लिए तो फिर तो सीटें बरकरार रहेंगी, यानी कि जो सिचुएशन यही है वही बरकरार रहेगी। अगर तो कहीं पर हुकूमत को लगा कि यार यहाँ से बंदे पूरे नहीं हो पा रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन सहूलत कारी कर देगा। मुमकिनात में से है ना, मुमकिनात में से नहीं, इसके 80% चांसेस हैं कि वो आपने बंदे तोड़ भी लिए हुए थे ना, जो पार्लियामान से बाहर जो आपने तोड़ भी लिए हुए थे, हो सकता है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जाके वो आपके साथ ना टूटे हों, वो जिस जमात के हैं उसके साथ खड़े हों। ये नहीं, इस तरह से बात नहीं होगी। जिस बंदे का कोई बेटा, भाई, बहन, बेटी अगवा होगी ना तो फिर वो वोट भी देगा। ये बात जो है ना, ये जो बात है ना कि वो उधर जाके टूट जाएगा, जिसने नहीं टूटना होता ना वो इजाज चौधरी बैठा हुआ है जेल में, उमर चीमा बैठा हुआ है जेल में, वो नहीं टूटेंगे। जिन्होंने टूटना है वो किसी भी वजह से टूट सकते हैं, ठीक है। और जो एक बार किसी ब्लैकमेलिंग में आ जाता है तो ये नहीं कि वो ऐवान में जाएगा और वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को ये मौका फराहम करेगा कि हम आपको दे रहे हैं सीटें, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कर दे या फिर उसी केस के अंदर उनको तलब कर ले। 8 जजेस का फैसला है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा का फैसला है, 3 दफ़ा का फैसला। अब आ जाते हैं मौलाना के ऊपर। मौलाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस टोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डू यू थिंक कि जितनी सीरियसली मौलाना ने अपना मैसेज कन्वे किया है गवर्नमेंट उतना ही सीरियस इसको लेगी? सीरियस ले रही है। आए हुए हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो भी,
मौलाना फजलुर रहमान के हम इधर आए उधर वो पहुंच गए हैं। हमें तो हाथ बांध के वहाँ से भेजा गया कि जी भैया जी, आप वो लोग कह रहे चले थे कि वो जाओ। आ रहे हैं दबाने के लिए आ रहे हाँ। हैं, क्योंकि मौलाना साहब पहले कराची गए थे, फिर लाहौर गए, लाहौर से फिर इस्लामाबाद आए, थक गए हैं, प्लीज़ आ जाएं, हमें आने दें। तो आए हुए हैं और मौलाना का एक ही पैगाम इनको मेरे ख्याल में काफ़ी रहेगा। देखें, अगर तो आपके पास नंबर पूरे हो चुके हैं, आपने जरूरत सेनेट है। भी फतह कर लिया है, आपने कौमी असम्बली भी फतह कर ली है, आपने बंदे उठा के फतह कर लिए हैं, फिर तरमीम करें ना। फिर मौलवी के पास क्यों आ रहे हैं आप? फिर जरूरत क्या है आपको मौलाना? ठीक है, लॉजिकल आप मौलाना के पास क्यों आ रहे हैं? लॉजिकल बात है, बिल्कुल लॉजिकल। मतलब सीधा सा ये है कि हुकूमत के अंदर चीज़ें एक पेज के ऊपर नहीं हैं। हुकूमत के अंदर भी, जी, एक पेज के ऊपर चीज़ें हुकूमत के नहीं अंदर तो हैं। पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, एमक्यूएम है। हुकूमत के अंदर 3 लोग हैं, हाँ एस्टैब्लिशमेंट है, हाँ, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। एमक्यूएम भी है। एमक्यूएम को नहीं कहते, एमक्यूएम नहीं, एमक्यूएम नहीं, वो नहीं है, कहानी है। वो उनको सीटें मुफ्त में दी हुई हैं यार। हाँ ठीक है, कोटे पे आए हुए हैं, बाकी बड़े जित गए, कोटे पे आए हुए हैं, कोटे पे आए हुए हैं। चले फिर भी उनका फेस तो है ना बाकी जमातों का। हाँ। आप मान तो लेंगे ना कि मुस्लिम लीग नून एक जमात है, 2-3 दफा उनके दफा वजीर आजम भी रहे हैं, जैसे भी है, लेकिन है तो सही। है तो सही ना। ठीक है, लेकिन एमक्यूएम का क्या था भाई? अल्ताफ हुसैन अपने दौर में कभी इतनी सीटें नहीं ले सका। ये आपका क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? खालिद मकबूल सदीकी 15, 16, 17 सीटें ले जाएगा यार, खुदा का खौफ करें। तो ये तो है किराए वाली सीटों पे बैठे हुए हैं भाईजान, और इनकी कोई औकात नहीं। तो तीन जो जमातें हैं ना, उनके अंदर मामला सेम पेज के ऊपर नहीं है। और उन 3 लोगों के अंदर देखें, 2 तो एक पेज वाले हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून, तो सेम पेज के ऊपर है। दूसरी है आइन की खालिक जमात, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी आइन की साहब। खालिक जमात। पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ एग्री हुई है, और इस बात के ऊपर एग्री हुई है कि मौलाना ने उनको समझाया कि एक तो आप जमात हैं आइन की खालिक, और एक हम हैं। हम, उनके वालिद साहब के सिग्नेचर भी हैं। तीसरी एएनपी है। एएनपी जमात इस्लामी ऐसा तो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इम्पैक्ट इनका ज़्यादा था। मुफ्ती महमूद का, जुल्फ़कार अली भुट्टो का, बीइंग ऑपोजिशन इवन, ठीक है, खान वली खान का, अब्दुल खान का, ठीक है, वो लोग थे। तो उनको इन्होंने कहा है कि आप आइन की खालिक जमात हैं, ये जो आइन के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, आपको लोग भूल जाएंगे कि आपने आइन बनाया था, लोग आपको याद रखेंगे कि आपने आइन बिगाड़ा है। तो मौलाना ने ज़मीर जगा लिया। फिर मौलाना ने उनको समझाया, कुछ बैकडोर कुछ बातें भी हुई, कुछ जो पीपल्स पार्टी के जो जमहूरी आइन के ऊपर अमल करने वाले लोग, जो आइन की हिफाजत करने वाले लोग हैं, वो मौलाना के साथ अलहदगी में आके मिले भी हैं, और उनको उन्होंने समझाया कि मौलाना साहब आपने रोकना है। अब मौलाना रोकते रोकते अपने 2 बंदे गंवा बैठे हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जुबैर साहब, हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और बर्दाश्त कर भी नहीं पा रही। यही वजह है कि सारी फौजें आई हुई हैं। हुकूमत यार, वजीर आज़म साहब, क्लियर करो ना यार, बात क्लियर करो यार। हुकूमत हुकूमती फौजें। व्हाट नेक्स्ट? ये 5 मीटर कल का दिन जब सुबह उठेंगे इंशाल्लाह, जुमा होगा, तो जुमे को क्या बदलाव देख रहे हैं? हुकूमत में, अपोजिशन में, पीटीआई में कोई बदलाव होगा कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? मजीद सख्ती बढ़ सकती है, नरमी तो नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि मौलाना के सेनेटर वापस नहीं आ रहे? देखिए, मौलाना ने जो धमकी कैमरों के सामने आज दी है, हल्की फुल्की, वो कल जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब के घर बैठकर उनको दी थी कि अगर आप लोगों ने बलजोर ताकत ये आइनी तरमीम आप लोगों ने मंजूर करवा दी, तो फिर हम ना सिर्फ आइनी तरमीम रुकवाएंगे बल्कि आपका इक़्तिदार भी छीनेंगे। ये शरीफ ख़ानदान को जाती उम्र में बैठ के उन्होंने बावर करवा दिया था। ज़ुबैर साहब, कभी आपने सोचा है कि क्या बदकिस्मती की बात है कि रिजवान भी एक तरफ ये जमात 2/3 मेजॉरिटी की दावेदार होती हुई आइनी तरमीम लेके आ रही है, और दूसरी तरफ ये यूं खड़े हुए हैं कि ज़रा सा यूं उनको टच किया और ये गिर जाएगी हुकूमत? मतलब 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमतें कभी यूं गिरा करती हैं कि एक मौलाना की जमात और पीटीआई की जमात अगर इकट्ठे होकर एहतजाज करते हो, आपकी हुकूमत चली जाएगी? क्या बदकिस्मती है ना? देखिए, आप डेमोक्रेसी एक चीज़ भूल रहे हैं यार, अवामी वोटों से आई हो तो खड़ी हो ना। बिल्कुल ठीक बात है, चीज़ आप भूल रहे हैं, हुकूमत तो अवाम खड़ी हो जाए तो कहाँ रहेगी? ये जो हुकूमत खड़ी है, ये पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ खड़ी है, हाँ। और पीपल्स पार्टी आज मौलाना के साथ खड़ी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या वाकई में पीपल्स पार्टी मौलाना के साथ खड़ी? पीपल्स पार्टी आईनी मसवदे में मौलाना के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी को भी पता था कि हाँ, वो अगर बाकी अदालतों वाले शौक तो पीएमएलएन को है ना ज़्यादा। वो उससे नहीं, शौक उनके भी हैं, वो भी बड़े अच्छे बच्चे बनने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ये असाइनमेंट दें तो हम मंजूर करवा लेंगे। फिर जब पता चला तो बिलावल भुट्टो को अंदाज़ा हो गया
कि जो सूरत हाल है वो तो हमारा जो जमहूरियत और जमहूरियत के चैम्पियन के दावेदारी जो होने का मास्क है वो हमारे मास्क उतर गया था, वो छीन लिया गया था। तो अब उनको भी मौलाना के पीछे जाने का शौक़ पैदा हुआ है, क्योंकि उनको भी एक शेल्टर चाहिए। तो इसलिए वो मौलाना के पीछे खड़े हो गए हैं कि यार अब मौलाना नहीं मान रहे तो हम क्या करें। तो वो उनकी भी मजबूरी है। बिलावल ने तो पहले एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा सकता है ना कि हमसे पहले आपने मोहसिन नकवी साहब ये असाइनमेंट करते रहे, मोहसिन नकवी साहब नहीं करवा सके थे, तो अब हमारे बस में कुछ नहीं है। एक आर्गुमेंट है ना ये। देखिए, मैं तो देख रहा हूँ कि ये हुकूमत अगर मौलाना का ये जो रवैया रहा, इसी तरह अगर मौलाना का रवैया जारहाना रहा और इन्होंने बज़ोर बाजू, बज़ोर ताकत ये आईनी तरमीम किसी तरीके से मंजूर करवा ली, तो ना सिर्फ ये आईनी तरमीम रिवर्स होगी, बल्कि 9 फरवरी को जो फॉर्म 47 जारी किए गए तो वो भी रिवर्स होंगे। और ये जो गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत करदा लोग हैं, ये हुकूमत भी रिवर्स होगी और आप नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। सेटअप ही रोल बैक होगा। सेटअप ही रोल बैक होगा। ये सिर्फ आईनी तरमीम रोल बैक नहीं होगी, ये पूरा स्टेक्स तो इतने ही आए हैं यार, स्टेक्स तो बहुत आए हैं। लेकिन जुबैर साहब, जो स्टेक होल्डर इस टाइम सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वो इतनी जल्दी इलेक्शन तो नहीं होने देंगे, वो इतनी जल्दी इलेक्शंस की तरफ तो नहीं जाएंगे। फिर वो जो एक फारूक सत्तार साहब कल फरमा रहे थे कि मौला जट होगा, तो फिर बात उस तरफ भी जा सकती है। नहीं तो देखें, मौलाना फजल रहमान अगर सड़कों पर निकला है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। स्ट्रीट पावर उनके पास है या पीटीआई के पास है। दो बड़ी जमातें हैं। तीसरी बड़ी जमात जो है वो जमात इस्लामी कराची की हद तक आप कह सकते हैं कि उनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है। तीसरी चौथी कोई जमात। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, आई एम सॉरी कटिंग यू हियर। जमात इस्लामी ने बिजली के बिल, उसके बाद जो सारी वो जो सर्कस था उस पर डैमेज किया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स डिस्कस करना भी नहीं, वो लेकिन उन्होंने डैमेज बहुत किया। उन्होंने डैमेज बहुत किया कि एक स्ट्रीट पावर जो है वो मौलाना के पास है, दूसरी स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है, तीसरी किसी के पास स्ट्रीट पावर इस वक्त किसी हद तक एमकेएम के पास कराची में, विद इन कराची ओनली, विद इन कराची हैदराबाद नहीं करता। बन गई है क्या? एमकेएम हर गाड़ लगा के बैठे हुए हैं। वो एमकेएम की कोई औकात नहीं रहेगी भाई, खत्म हो गई यार। खुदा का खौफ रह रहा है। पराठे खाओ यार, फहीम भाई पानी दो यार। ब्लड प्रेशर का मसला है राय साहब, ब्लड प्रेशर का मसला है। मैंने आपको बताया ये घर इस टाइम घर का टाइम है, इस टाइम नरम एक मिनट राय साहब, मैं जो नहीं बोल रहा। तू चुप कर यार। जुबैर साहब की जो गुफ्तगू हम सुन रहे थे ना, जुबैर साहब कह रहे हैं कि एक स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है, एक मौलाना के पास है। भाई इस वक्त स्ट्रीट पावर सिर्फ अवाम के पास है, सिर्फ अवाम है। अवाम जो है ना वो तलाश कर रही है कोई लीडर, वो खड़ा हो जाए और उसके बाद कहानी खत्म हो जाए। मैं 100% मुत्तफिक हूं। मैं बिल्कुल किसी जमात की नहीं है इस वक्त। अवाम है, अवाम इंतजार कर रही है लीडर खड़ा हो। यार बैरिस्टर गौर लीडर नहीं है, चुप कर जाएगा यार। मेरी बात मैं क्विकली आपकी तरफ आने से पहले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ करें यार। उमर साहब के सवाल के चेयरमैन है यार पीटीआई के। उमर साहब के सवाल के जवाब में मौलाना ने ये बता दिया, हाँ लगाया भी कहा। उन्होंने कहा जी आप तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लीड करेंगे। मैं पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। इसके बाद बात खत्म हो जाती है। और आप जो बात कर रहे हैं ना स्टेक होल्डर्स की, मैं दे रहा हूँ माइक उनको क्विकली। जब ये बात आगे दमादम मसकलंदर पे जाएगी ना, फिर स्टेक होल्डर्स सिर्फ पाकिस्तान के अवाम होंगे और फिर वही फैसला करेंगे। बाकी सारे स्टेक होल्डर्स सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। लाजिम है कि हम मेरे से नहीं करना, फहीम भाई से करना। मेरा एक सवाल है कि जो क़यादत पीटीआई की इमरान खान को धोखा दे सकती है, जो क़यादत इमरान खान को धोखा दे सकती है, वो मौलाना को नहीं दे सकती। क़यादत मैटर नहीं करती भाई। क़यादत ही मौलाना के पास हो तो फिर सर ये गंडापुर आया भाग गया, आया भाग गया। यार ये मैटर नहीं करती। यार चीजें उससे आगे चली, चीजें उससे बात अभी जो मौलाना को चाहिए, अभी मैं जवाब बहुत आगे फैजान साहब बात सुने, ये आ गया माइक ले ले आप, सारे माइक आप ले ले। फैजान साहब बात ये है कि आपको याद है बिलावल जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम बीबी भी जेल में थी, एक पीडीएम की तहरीक चली थी, एक बना था, एक इत्तेहाद बना था। आपको याद है पीपल्स पार्टी भाग गई थी जी। मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून भी थोड़ा सा परेशान थे, पीछे हट गए थे, और भी जमातें पीछे हट गई थी। इन सब को, इन सारे गर्दाब से किसने निकाला था? किसने एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त इस तगड़ी हुकूमत इमरान खान की, किसको उन्होंने परेशान किया था? मौलाना ने। तो लीडरशिप यहाँ पर अगर होगी ना किसी तगड़े बंदे के पास। अब देखें 15 सितंबर से ये आईनी तरमीम वाला मामला चल रहा है ना। अब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट को कितने दिन रह गए हैं जी वसीम साहब? और अभी भी वजीर आजम इनके पास, मौलाना के पास बैठे हैं, बंदे उठा के भी। सर लीडरशिप मैटर करती है मेरी जान। अहम बात ये है कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ में जो क़यादत थी वो इमरान खान को धोखा दे गई।
ठीक है, अभी तक अब देख लें जो क़यादत फिर रही है। PTI की leadership तो तो तहरीक relevant इंसाफ है किस यार। तहरीक अभी इमरान खान एज अ मैटर ऑफ किस्मत फैक्ट का- इररेलेवेंट, अभी इररेलेवेंट हो गया। सर इमरान खान किस्मत के इतना धनी है कि हाँ। पूरी क़यादत धोखा देगी और उसके लिए मौलाना- मौलाना फरिश्ता बन के आ गए, ठीक है, और वो अकेला बैठा है, हो सकता है कि उसे इन सारी चीजों का इमरान खान मौलाना का पुराना दोस्त है। इमरान खान मौलाना का पुराना इमरान खान और मौलाना की पुरानी दोस्ती है, आपको शायद याद ना हो। हमारे साथ तो ना आप लोग विलाग में ऐसे कर रहे हैं मेरे और वसीम के साथ जैसे सुतेले, establishment इस time आप पराठा खाएं। हुकूमती जमातों के साथ कर रही है ना, उनको मुसवदा देते हैं और ना उनको कोई काम करने दे रहे, हमें आपने साइड पे बिठाया हुआ है। ऐसा मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की बड़ी पुरानी दोस्ती थी। जब MMA इत्तेहाद था, जब परवेज मुशर्रफ का मामला चल रहा था, तब ये दोनों रुकने कौमी असम्बली थे, तब ये एक स्टेज के ऊपर भी रहे हैं। और अभी भी चंद दिन पहले जब कुछ मामला आया, बल्कि चंद नहीं बल्कि इलेक्शंस के कुछ दिन के बाद हुई सारा मामला आया, तो मेरे आगे कैमरा यार दादा पॉज कर यार, तेनू बड़ी पई है अपने मोबाइल दी। ब्लड प्रेशर हाई है तो जी, वसीम साहब बोल रहे हैं थोड़ा। तो मौलाना ने कहा कि देखें, इमरान खान के साथ मेरी सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी, वो कभी मेरी बच्चों बेटियों तक नहीं पहुंचा, और ये पहुंचे हुए हैं, बात यहाँ तक मैं इतनी काफी है। अच्छा, इतनी काफी है। मैं ना बात सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है कि एक इज्जत का रिश्ता भी बाकी है। मैं आपके विलाग में था ना एक दिन 3 पे, उस दिन जुबैर सब छुट्टी पे थे, सब कह रहे थे कि मौलाना ने ख़त्म कर दिया, इत्तेहाद ख़त्म कर दिया, अभी भी इंतज़ार कर रहा है वो। और आज मौलाना की अब टोन देखिएगा, PTI के साथ खड़े होकर हुकूमत को ललकार रहे हैं। अच्छा, आखिर में आपने जो सवाल पूछा था फ़हीम अख्तर मलिक साहब से कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिज़र्व सीट्स दे सकता है, वैसे मेरे जहन में एक सवाल आया, एक प्रपोजिशन जो है वो ड्रा हो रही है कि नंबर गेम पूरा नहीं हो रहा ना। मसला तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा यही है, क्या फ़िलहाल नहीं नंबर गेम पूरा हो रहा, वरना आईनी तरमीम मंजूर करवा लेते। क्या ये अच्छा होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करवा देते, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवा देते, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की जो क़यादत है, उन्हें तो अगर कोई नाम दिए जाते तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर वही ख़वातीन आती, ना कि वो ख़वातीन आती कि जो इमरान खान साहब अगर बाहर होते तो वो उन्हें MNAs बनाते। तो क्या उन ख़वातीन को मैनेज करना आसान ना होता? ज़्यादा ईजियर था। आप मैनेज कर रहे हैं उन MNAs को जो बराह रास्त अवाम से वोट लेकर आए हैं। इस वक्त मसला दूसरा कोई नहीं है। आपको याद है पहले भी PTI की जो MNA की थी मखसूस नशिस्त। एग्जैक्टली मसला ये है कि जो शख्स इस वक्त वोट दूसरी तरफ करेगा, फ्लोर क्रॉस करेगा, उसके आबाओ अजदाद की जो सियासत होगी, हमारे यहाँ सियासत यही है ना, बड़ी खूबसूरत बात, उसकी आबाओ अजदाद की जो सियासत होगी वो अगले 50 साल तक मुमकिन है कि वापस बहाल ना हो पाए। हमने राजा रियाज और उसके अलावा नवाब शेर वसीर और पता नहीं कितने तरीन साहब कितने बड़े नाम देखे। तो इन अगेन मुझे आसमा जहांगीर साहबा याद आई कि डफर्स कि यार कोई प्लान ही नया बना लो ना, नंबर गेम पूरा करना है। कितनी बल्ले बल्ले हो जाती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद भी हो गया और मैनेजमेंट भी हो गई। यार वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। नाजरीन, इस ब्लॉग से इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।